गुड डे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हीट, स्लाइड 2। आई ऑलरेडी सेंड यू स्लाइड 1 और ये स्लाइड 2 है। तो ओके, हम स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन एनोमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो होता है क्या एनोमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, देन आई स्टार्टेड। कि एक छोटा सा एक पानी का ग्लास ले ले आप और उससे आप फ्रिज में रख दे ताकि वो बर्फ़ बन जाए। तो आपने उस पानी के ग्लास को जब फ्रिज में रखा तो आपने कुछ टाइम के बाद देखा वो पानी का ग्लास बहुत ठंडा हो गया, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो गया। देन आप थोड़ी देर बाद खोलोगे तो वो कच्ची सी बर्फ़ बन जाएगा, यानी पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब वॉल्यूम ऑफ वाटर, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा एज टेम्परेचर इज़ लोवर्ड, जब उसका टेम्परेचर लोवर्ड होगा, यानी वो इंक्रीज जब होगा टेम्परेचर इसका वॉल्यूम कि वो बर्फ़ बनने लगेगा, पानी से बर्फ़ बनने लगेगा। और ऐसा कब होगा? जब उसका टेम्परेचर लोवर्ड होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये प्रोसेस कहलाएगा एनोमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब इसके इफेक्ट बताए गए हैं। इन विंटर द टेम्परेचर इन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ फॉल्स। आपने देखा होगा कि विंटर में नॉर्थ और साउथ पोल जो इलाका होता है, जैसे हम नॉर्दर्न एरिया ले लें तो वहाँ पर टेम्परेचर उस हिस्से का, उस ज़मीन के हिस्से का गिर जाता है। एज द टेम्परेचर फॉल बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होने लगता है तो वाटर ऑन द सरफेस एक्सपेंड, तो यहाँ से पानी एक्सपेंड होने लगता है, यानी अब पानी का वॉल्यूम बढ़ने लगा है, पानी बर्फ़ बनने लगा है। एंड द आइस कंटिन्यूसली बिल्डिंग अप एट द सरफेस, और कंटिन्यूसली आइस बनने लगती है, लेकिन एट द सरफेस यानी पानी के ऊपर वाले हिस्से में। While the temperature at the bottom remain at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन नीचे का हिस्सा जो पानी समंदर का होगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इन शॉर्ट, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बर्फ़ बनना शुरू होती है तो ऊपर का हिस्सा 4 से आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मुकम्मल बर्फ़ बन चुका होता है, लेकिन नीचे का हिस्सा जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ठंडा पानी ही रहता है। दिस हेल्प फिश एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिन लाइफ टू लिव। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो फ़िश होते हैं, जो दूसरी मैरिन लाइफ होती है, जैसे कि जेली फ़िश हो गई, जैसे मगर, क्रोकोडाइल हो गए, जो भी वॉट एवर, वो इसके अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। क्योंकि अगर पूरा पानी बर्फ़ बन जाए तो हाउ इट्स पॉसिबल टू सर्वाइव दैम, तो बिल्कुल वो इजीली सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, इसलिए इसको एनोमस का नाम दिया। एनोमस मतलब गैर मालूम, ना मालूम, कि ऐसा इफ़ेक्ट होता है, ये ऐसा इम्पैक्ट होता है जो हमें पता ही नहीं चला आज तक। अगर ये चीज़ हम फ्रिज में रखते हैं, पानी को फ्रिज में रखते तो मुकम्मल बर्फ़ बन जाती है, लेकिन अल्लाह ने कुदरत का निज़ाम ऐसा बनाया कि फ्रिज भी चल रहा है, वही ठंडक, वही कूलिंग मिल रही है, लेकिन सिर्फ ऊपर का हिस्सा समंदर का जम रहा है, सरफेस हिस्सा जो है वो आइस बिल्डिंग कर रहा है, कंटिन्यूसली बिल्डिंग अप एट द सरफेस, जहाँ पर आइस कंटिन्यूसली बिल्डिंग अप हो रही है, लेकिन बिलो या बॉटम में वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ठंडा पानी ही रह रहा है। तो उसकी वजह से, जैसे मैंने बताया कि एनिमल सर्वाइव नहीं, एक्वेटिक एनिमल जो है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी, वो इजीली अपनी ज़िंदगी एक्सपेंड कर सकेगी। इसके बाद जो है सेकंड इसका बताया कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन अ लॉट ऑफ वाटर सीप थ्रू द रॉक्स, क्रैक इन द रॉक। समर में क्या होता है कि बारिशें बहुत होती है तो जो पत्थर होते हैं ना बड़े बड़े, उनमें क्रैक होता है, और जब उनमें क्रैक होता है तो इस क्रैक में पानी चला जाता है। इन विंटर वैन द वाटर एक्सपैंड द रॉक गेट ब्रोकन ड्यू टू दिस एक्सपेंशन, और विंटर में एनोमस एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंड होता है पानी, जिसकी वजह से वो पत्थर जो होता है, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो क्रैक कर लेते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे जानी व माली नुकसान भी हो सकता है। तो ये इसका इम्पैक्ट है, या ये इसका इफेक्ट है। अच्छे भी इफेक्ट है, बुरे भी इफेक्ट है। इन कोल्ड क्लाइमेट वाटर सप्लाई पाइप्स बर्स्ट वैन द वाटर एक्सपैंड ऑन कूलिंग। सर्द ममालिक में आप देखते होंगे जहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों रहती है, तो वहाँ पर जो अक्सर जो पाइप्स लाइन होती है वो बर्स्ट हो जाती है। क्यों बर्स्ट होती है? वही चीज़ कि वाटर उसमें एक्सपेंड होता है, गर्मियों में वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है और सर्दियों में वाटर एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से अचानक से जो पाइप होती है, क्योंकि उनमें पानी रहता है ना, तो वो बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, ठंडी होने पे, कूल होने पे। तो ये एनोमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हो गया, जिसको मैंने आपको समझा दिया। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन गैस लॉ। गैस लॉ क्या होता है? तो गैस लॉ समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि गैस 3 तरह के लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ। तो
अगर आपसे कोई पूछता है गैस लॉ बताओ तो आपको तीनों लॉस बताने होंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि सिर्फ बॉयल्स लॉ बताओ तो सिर्फ और सिर्फ आपको बॉयल्स लॉ बताना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको गैस लॉ का जो फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने क्लास से बताया था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का निशान, तो यहाँ पर लिखा है द वॉल्यूम। अब यहाँ पर लॉ को समझने से पहले तीन चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होगी, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर दो चीज़ें गिवन होगी तो एक चीज़ कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर गिवन है तो टेम्परेचर की बात नहीं की गई, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो लेट मी रीड द डेफिनेशन। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। यहाँ पर वॉल्यूम जो है गिवन मास ऑफ अ गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के, जैसे कि आपको इक्वेशन में नज़र आ रहा है V प्रोपोर्शन 1/P। मैंने बताया था कि इन्वर्सली मतलब 1 होता है। और यहाँ पर प्रोपोर्शन का मतलब है इज इक्वल्स टू टी, तो मैं प्रोपोर्शन की जगह सेकेंड लाइन में इज इक्वल्स टू टी लिख दूँगा। तो ये मेरी इक्वेशन कहलाती है बॉयल्स लॉ या बॉयल्स लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा लॉ हो गया, हमारा बॉयल्स लॉ हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसा शो हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, प्रेशर और वॉल्यूम। टेम्परेचर की बात नहीं थी, टेम्परेचर यहाँ पे आया नहीं। तो अब बना कैसे ये ग्राफ मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले आप प्रेशर लिखें एक साइड पे y एक्सिस पे और लिखिएगा 1 2 3 4, x एक्सिस पे वॉल्यूम लिखिएगा V और 1 2 3 4। अब आप क्या कीजिएगा, आपको इन्वर्सली का मतलब होता है एक कम तो एक ज़्यादा, तो वॉल्यूम का 1 लीजिएगा, प्रेशर का 4 लीजिएगा। 1 की लाइन 4 से मिलेगी, वॉल्यूम के 2 की लाइन 3 से मिलेगी, 3 की लाइन 2 से मिलेगी और 4 की लाइन 1 से मिलेगी, मतलब कम की ज़्यादा और ज़्यादा की कम। इन शॉर्ट यहाँ पर अगर वॉल्यूम 1 था तो प्रेशर 4 था, अगर वॉल्यूम 2 हुआ तो प्रेशर 3 हुआ, वॉल्यूम 3 हुआ तो प्रेशर 2 हुआ, वॉल्यूम 4 हुआ बहुत ज़्यादा हुआ तो प्रेशर 1 हुआ, यानी एक कम एक ज़्यादा या एक ज़्यादा एक कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं। तो जो इनकी एजेस है इससे ऐसी लाइन बनेगी और ये ग्राफ ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा। ठीक है, नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू, आप चाहे ये बनाए चाहे वो बनाए। नेक्स्ट लॉ हमारा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में मैंने बताया था लॉ में तीन चीज़ें आती है, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है, प्रेशर की नहीं हो रही, तो प्रेशर कांस्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पर हमें वॉल्यूम, यहाँ पर बताया गया कि वॉल्यूम जो है गिवन मास ऑफ अ गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर के है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू पी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू पी, तो वी इज इक्वल्स टू पी टी, और ये अबव इक्वेशन कहलाती है चार्ल्स लॉ। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि चार्ल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर है और प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब ये होगा एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, जबकि इससे पहले इक्वेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शन था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं हो रही, तो प्रेशर इज़ कॉन्स्टेंट हियर। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये डायग्राम कैसे बनी। एक जगह टेम्परेचर T लिखेगा, एक जगह वॉल्यूम V लिखेगा। एक्स एक्सिस पे T, वाई एक्सिस पे V। 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों साइड लिख दीजिएगा। देन यू कैन मैच 1 to 1, यानी कि टेम्परेचर का 1 वॉल्यूम के 1 से मिल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। टेम्परेचर का 2 वॉल्यूम के 2 से मिल रहा है। टेम्परेचर का 3 वॉल्यूम के 3 से मिल रहा है। एंड टेम्परेचर 4 इज मीट विथ टेम्परेचर 4 और सॉरी वॉल्यूम 4। तो आप देख रहे हो कि 1 1 से मिला, 2 2 से मिला, 3 3 से मिला, 4 4 से मिला, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा, एक कम तो दूसरा भी कम। तो उसके एजेस को देखेंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। दिस इज़ कॉल्ड द चार्ल्स लॉ। आप देख रहे हैं ऐसे, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देन हमारा प्रेशर लॉ है। प्रेशर लॉ के अंदर अब यहाँ पर तीन चीज़ें मैंने बताई थी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखिएगा इक्वेशन डेफिनेशन में, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर इफ़ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शन का मतलब V होगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, P इज इक्वल्स टू VT। वही बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शन P और T लिख देंगे। अब आप पे डिपेंड है, आप P की जगह T भी लिख सकते हैं, T की जगह P भी, ग्राफ सही बनेगा। लेकिन अगर ऐसा लिखे तो बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर T इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली P भी इंक्रीज़ होगा। हेयर 1 इज मीट विद 1, 2 मीट विद 2, 3 मीट विद 3 एंड 4 मीट विद 4। सो जिसको मिलाओगे तो यू फाइंड द स्ट्रेट लाइन हेयर। हैव यू सीन, यू विल फाइंड द स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। इट्स नॉट वॉल्यूम, इट्स प्रेशर। प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर।
इसके बाद हमारा है डिफाइंड जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या कहता है? व्हेन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, 3 तरह के लॉ होते हैं। सही है, तो 3 तरह के लॉ जो होते हैं इनको जब कंबाइन करेंगे तो व्हाट विल फाइंड, वी फाइंड द इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज व्हाट वी कॉल द जनरल गैस इक्वेशन। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ को लिखा जो कि है इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, एंड प्रेशर लॉ कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। अब इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, तो जब कंबाइन करेंगे तो अब ये वाला हिस्सा देखेगा, यहाँ पर क्या है P और V, तो मैंने यहाँ पर लिखा PV, ये येलो देख रहे हैं आप, और यहाँ पर 1/P है और T है, तो P तो ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं सिर्फ T लिखूँगा। तो ये कंबाइन करने से मेरी इक्वेशन बनी PV प्रोपोर्शन T। इसके बहुत से प्रोसेस है, आप अपनी तरीके से भी, मतलब दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, इज टू कांस्टेंट लिखे, बट आई प्रिफर कि ये इजी था। लास्ट ईयर मैंने थोड़ा सा उस तरीके से पढ़ाया था, बट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, सो ऑब्वियसली आई ट्राई टू प्रिफर ईजी वे फॉर यू। तो मुझे ईजी लगा। क्या किया दोबारा बताता हूँ, P और V को आपने लिख दिया, देन यहाँ पर सिर्फ T को लिख दिया क्योंकि P पीछे आ चुका, यहाँ आ चुका था, बीच में प्रोपोर्शन था तो मैंने बीच में प्रोपोर्शन डाला, तो ये इक्वेशन बन गई। देन यहाँ पर प्रोपोर्शन का मतलब है इज इक्वल्स टू R। ओके, पहले कुछ और होता था, अब यहाँ पे R है, और R क्या होता है बताऊँगा मैं, नीचे लिखा हुआ है, और फिर मैं इक्वेशन मेरी बन जाएगी PV इज इक्वल्स टू RT, और करके लिखूँगा PV इज इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पर बताया गया है कि R का मतलब होता है R इज़ कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट कहलाता है, और उसकी वैल्यू होती है 8.3145 जूल्स पर मोल डॉट केल्विन। लेकिन इसका जो n जो है वो n नंबर ऑफ मोल्स कहलाता है, ये केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा जनरल गैस इक्वेशन कंप्लीट हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या इसको ड्राइव कीजिएगा। डेल्टा मतलब टोटल, Q इज इक्वल्स टू CM डेल्टा T। अब Q क्या होता है मैं आपको इधर बताऊंगा कि इफ़ डेल्टा Q इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट, यानी कि डेल्टा Q का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल, किसी भी सैंपल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए थ्रू टेम्परेचर डेल्टा T, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डेल्टा T तक। यानी कि अब हमें पता चल गया कि डेल्टा Q जो है वो अमाउंट ऑफ हीट कहलाती है, जो ज़रूरी होती है किसी भी सैंपल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डेल्टा T तक। तो इनका रेशो बनेगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये देख रहे हैं आप। तो वो जो रेशो कहलाता है हीट कैपेसिटी, यानी किसी भी चीज़ के अंदर कितनी कैपेसिटी की वो हीट बियर कर सकती है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए किसी भी सैंपल का, तो वो कहलाता है, ये कहलाता है हीट कैपेसिटी, हीट की गुंजाइश, कैपेसिटी मतलब गुंजाइश, और उसको डिनोट करते हैं C से, कैपिटल C से। तो अपने इक्वेशन बन जाएगी हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा Q रेशो मतलब अपॉन डेल्टा T। Q मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल, डेल्टा T। ठीक है, और इसका यूनिट जो है वो जूल्स पर केल्विन है। अब यहाँ पर सेकंड चीज़ इसको ड्राइव करनी है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या डेल्टा Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। तो अब स्पेसिफिक मतलब खास, हीट कैपेसिटी मतलब गुंजाइश, हीट कैपेसिटी पर आप अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूँगा। द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। तो अमाउंट ऑफ हीट मुझे पता चल गई, डेल्टा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डेल्टा T। तो यहाँ पर बताना है कि वेयर प्रोपोर्शन का मतलब m है, तो मैं यहाँ पर प्रोपोर्शन की जगह m लिख दूँगा। ठीक है, और फिर और करके डेल्टा Q इज इक्वल्स टू CM डेल्टा T। अब यहाँ पे बताना है, जैसे पहले कांस्टेंट होता था, अब यहाँ C कांस्टेंट है, और C को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी किसी की खास, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, लोहे की अलग होती है, पीतल की अलग होती है, सिल्वर की अलग होती है, गोल्ड की अलग होती है, प्लैटिनम की अलग होती है, तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो वी कैन ईजिली फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थ्रू दिस फार्मूला। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किसकी कैपेसिटी क्या है, वाटर की कैपेसिटी क्या है, मतलब कितनी गुंजाइश है कि वो केटल के अंदर अगर वाटर बॉयल होता है तो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है। तो वी कैन ईजिली फाइंड विद द कांस्टेंट वैल्यू C। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप इस लेक्चर को 2 दफ़ा पढ़िएगा और मैं आपसे इससे सवालात पूछूंगा। थैंक यू सो मच।